ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बाई वेरिएट नॉर्मल से। सो बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, फिर वो क्या होता है उसका डेफिनेशन, देन उसका मार्जिनल फाइंड करना है, देन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, फिर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, मतलब वही कंडीशनल का मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, इस तरह से। ओके, तो मैं अगर चेक करता हूँ ये रोके तो कि मेरा टॉपिक है क्या। सो उसके लिए खोलनी, इसको चेक करता हूँ बाई वेरिएट नॉर्मल है क्या। ओके, सो यहाँ एक मिला है, ये पीडीएफ दे रखा है एक्चुअली। अच्छा, तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, फाइंड वाई गिवन एक्स। ओके, मतलब ये टॉपिक अलग से नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। हो सकता है यहाँ पे है एक, है ना। ओके, चेक कर लेते हैं। ये बाई वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल नहीं, हमें बाई वेरिएट नॉर्मल का, नॉर्मल डिस्टेंस सैम्पलिंग। यस, सो इट इज 228 पेज पे ना। सो 228 पेज देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ओके, बाई वेरिएट एंड मल्टीवेरिएट नॉर्मल। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि मल्टीवेरिएट एक अलग सब्जेक्ट ही है। एमएससी में जाओगे तो एक अलग सा सब्जेक्ट ही होगा कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का वहाँ तुम्हें जनरलाइजेशन बताएंगे, स्पेशली नॉर्मल का, मल्टीवेरिएट नॉर्मल। तो हम लोग आते हैं वापस। अच्छा, यहाँ पे सो क्या होगा, आज है लेक्चर नंबर 54, ठीक है, बैच 1। और हो सके तो आज दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा, नहीं तो ऐसे मुझे लगता है कि एक ही होगा, देखते हैं जो भी होता है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना, सर अब मैं पहले यही टॉपिक कराता हूँ, बाई वेरिएट नॉर्मल। और डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने बाई वेरिएट मतलब क्या है यहाँ पे, लाइक ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि एक्स वाई आर जॉइंटली नॉर्मल, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज है कि एक्स एंड वाई बोथ आर नॉर्मल, देन व्हाट इज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना, कि इफ एक्स एंड वाई आर, सो व्हाट इज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन ये है ना कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, है ना। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ कि एक्स वाई एक रैंडम वेक्टर है, जॉइंटली नॉर्मल है, तो इसका जॉइंट पीडीएफ क्या है, हमें ये जानना है कि जॉइंट पीडीएफ इसका क्या होगा, है ना। सो अगर मैं रादगी से डेफिनेशन लिखूं, सो अच्छा यूनिवेरिएट हम लोग जानते हैं, फाइन। तो जैसे मैं इससे पहले हम लोग यूनिवेरिएट नॉर्मल को जानते हैं, यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है कि यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि यहाँ सिंगल रैंडम वेरिएबल, लाइक एक्स है, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ये नोटेशन है। और आप जानते हो कि इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है, कोई बताओ, सबको पता ही है। अच्छा, इसका सपोर्ट है रियल नंबर। सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल, मतलब सिंगल वेरिएबल, जो हम ऐसे बात कर रहे हैं, एक रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज द पीडीएफ नॉर्मल का, अपन रूट 2 पाई सिग्मा रूट 2 पाई सिग्मा e टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, ये सपोर्ट है। सो ये नोटेशन है लिखने का, सपोर्ट
बाकी हमने इसको देखा है पहले भी। सो इसका मीन आपका म्यू आता है, वेरिएंस आप फाइंड करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। और mgf इसका क्या आया था, कोई बताओ? e to the power mu t म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा यहाँ टी, यहाँ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो ये यूनिवेरिएट की जानकारी थी। अब एक्चुअली क्या है कि अब हमारे पास यहाँ एक ही नॉर्मल है। अब हम बाई वेरिएट की बात करें कि दो रैंडम वेरिएबल है और दोनों नॉर्मल है, और जरूरी नहीं है वो इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट होगा तो ज्वाइंट तुम यूं ही वो कर लोगे ना, प्रोडक्ट कर लोगे। मान लो ऐसा अगर मैं बोलता हूँ सपोज कि इफ x and y are two independent normal random variable, ध्यान देना इंडिपेंडेंट अगर बोल दिया तो काम बहुत इजी हो गया। इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बोल दो, नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब अगर तुमसे मैं पूछ लूं कि देखो तुम्हें पता है कि लाइक अगर मैं x का डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूं तो सिंपल, जैसे अभी बताया उसने कि 1/√2 पाई, यहाँ सिग्मा 1 e की पावर माइनस हाफ x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 होल स्क्वायर, जहां x रियल नंबर होगा। fy ऑफ y अगर लिखूं मैं तो 1/√2 पाई सिग्मा 2 e की पावर माइनस हाफ x माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको y कर दो, है ना, y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 होल स्क्वायर, y इज रियल। तो ये अलग अलग हो गया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ x एंड y, है ना, और ऐसा बोलो मैं रैंडम वेक्टर एक्स वाई। क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट दिया है तो चीजें बहुत आसान हो गई ना। सो क्या करोगे, अगर मुझे ज्वाइंट लिखना है तो हम इस केस में क्या करेंगे, जब इंडिपेंडेंट गिवन है तब सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हाँ, हम जानते हैं डेफिनेशन इंडिपेंडेंस का कि टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो उसका जो मार्जिनल का प्रोडक्ट है वो ज्वाइंट के इक्वल हो जाएगा, ज्वाइंट पीडीएफ के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ हो जाएगा 1 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 ई की पावर माइनस हाफ, अगर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, तो यहाँ कुछ हो जाएगा। तो मैं अभी इसको थोड़ा ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस लेके ना, तो ऐसा होगा इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 ई की पावर माइनस हाफ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 होल स्क्वायर प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे पावर पावर ऐड होगा, एंड y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 होल स्क्वायर, है ना। सो ये पीडीएफ है सिंपल ज्वाइंट का, है ना। अब क्या है, जैसे मैं तुमसे पूछ लूं, चलो जैसे मैं तुमसे यहाँ पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, इस केस में तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो फर्क तो पड़ता नहीं x को y से, तो ई वाई कितना होता है ex, सो ई वाई इज, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी अच्छा ई एक्स, सॉरी, सो हियर इज ई एक्स जो पहले आया, मतलब x गिवन y का मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन जब y गिवन है, तो ई एक्स कितना होगा μ1। सो दिस इज μ1। सिमिलरली अगर तुमसे पूछ लूं वेरिएंस ऑफ x गिवन y, तो क्या होगा वेरिएंस ऑफ x, नो प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंट है ना, सिग्मा 1 स्क्वायर। सिमिलरली मैं उल्टा पूछ लूं तुमसे कि वेरिएंस ऑफ y गिवन x बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएंस ऑफ y सिग्मा 2 स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x बताओ, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y एंड दैट इज द सॉरी e μ2। सो यही सब चीजें तुमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है वो, कब, जब तुम्हें नहीं पता है कि वो नॉर्मल इंडिपेंडेंट है दोनों, ठीक है, नॉर्मल तो है बट इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उस केस में ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमें, इसलिए हम बाई वेरिएट नॉर्मल अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी हम
जो कर रहे हैं अभी हम, इसमें किस केस में कर रहे हैं, जब एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो यूं जॉइंट आ गया, फिर कंडीशनल आ गया, ये बोल रहा था। अब हमें क्या देखना है कि एक्स वाई जॉइंटली नॉर्मल है, सो इंडिपेंडेंट है नहीं है हमें नहीं पता, सो व्हाट इज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वो लिखना है हमें। तो उस केस में मैं अब डेफिनेशन, ठीक है, तो ये वो चीजें मैंने बताई जो पहले हम कर चुके हैं अभी तक, ये जो अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब पहले अभी तक ये हम डिस्कस कर चुके हैं सब चीजें। इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, तो ये सब ये हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बता सकते हो। ओके, सो नाउ तो यहां से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, किसका डेफिनेशन, बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें क्या होगा कि लाइक मैं पुरातन से लिख देता हूँ, जो डेफिनेशन उन्होंने लिखा है कि टू डायमेंशनल रैंडम वेक्टर, या रैंडम है ना, तो यहाँ वेक्टर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे लिखूंगा x कॉमा वाई, मैं इसको रैंडम वेक्टर, सो रैंडम वेक्टर this is said to have, this is said to have a bivariate normal distribution if, तो हमें लिखना है इसका पीडीएफ, if its joint pdf is of the form, so f of, अब हमें यहाँ लिखना है x कॉमा वाई, x कॉमा वाई। अब ज्वाइंट लिखना है, इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें नहीं पता इंडिपेंडेंट है नहीं है, तो मैं ज्वाइंट लिखना है ना। ये जो ऊपर मैं कर रहा था ये क्या किया हमने, प्रोडक्ट कर दिया सीधा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट अज्यूम किए थे, उसके बाद ऐसा हुआ। बट इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या इन जनरल क्या होगा, तो इन जनरल जो लिखेंगे। सो तुम लोगों को कुछ को आइडिया होगा, बताओ। सो एनीवन लाइक टू टेल क्या होता है ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल। किसी को आइडिया नहीं है? देखो इतना तो आएगा ही, इसके आगे भी कुछ एक्स्ट्रा होगा, जो हमने अभी लिखा था ये तो आना ही है, इसके एक्स्ट्रा और भी कुछ होगा, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट के लिए है ना, बट इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो कुछ एक्स्ट्रा क्या होगा, कोवेरियंस टर्म आएगा, कि है ना, तुम्हें पता है कि लाइक अगर कोवेरियंस हमें याद है इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो है, कोवेरियंस जीरो नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सर पर यहाँ ऐसा नहीं कह सकते ना, दोनों हाँ। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं, दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ भी। हाँ तो सर यहाँ कन्वर्ट भी तो हो जाएगा ना। हाँ हाँ, इनफैक्ट यहाँ भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दोनों, देखो, सो एक्स वाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। किसको आइडिया नहीं है, चलो देखो लिखता हूँ मैं। तो इन जनरल मतलब क्या, तुम्हें पीडीएफ याद रखना पड़ेगा है ना, क्योंकि वैसे कि जब एक्स वाई दोनों नॉर्मल है और जरूरी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है तो फिर वो लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल्स, बट यहाँ इन जनरल क्या है पीडीएफ, तो पीडीएफ कुछ ऐसा है। सो 1 अपॉन, ये थोड़ा टर्म्स थोड़े वैसे होंगे, ठीक है लिख देता हूँ, 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये तो था ही, फिर रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर। सो रो तुम लोग जानते हो क्या है, रो यहाँ पे कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रो यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए यूज हुआ है, मैं दिखा दूंगा अभी यहाँ। सो रो इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या था, ये रो जो होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट,
और इसका डेफिनेशन क्या है? covariance of x comma y under root standard deviation of x dot y. राइट, सो वेरिएंस ऑफ x इनटू वेरिएंस ऑफ y. ओके, तो ये आपका डेफिनेशन है और आपने एक रिजल्ट थ्योरम पढ़ा हुआ है, लाइक इफ x and y are independent, then rho is equal to 0. 0. बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, राइट? बट इसी को मैं इक्विवेलेंटली लिख सकता हूं, हमने तुम्हें बताया था एक बार। इसका क्या बोलते हैं उसको, मैं लॉजिक के टर्म में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है वो? कंट्रापोजिटिव. सो व्हाट इज द कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो कि इसके इक्विवेलेंट होता है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसी को दूसरे तरीके से? If rho is not equal to 0 means x and y are not independent. राइट, सो दिस बोथ स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट. एक्चुअली जो मैथमेटिकल लॉजिक में होता है कि स्टेटमेंट and its contrapositive statement have the same meaning, so they are equivalent. So if x and y are independent, then rho is 0. If rho is not 0, then It implies x and y are not independent. हाँ, not independent. अब यहाँ क्या, अगर x independent, xy independent नहीं है, मान लो xy independent नहीं है, तो रो के बारे में कुछ नहीं कह सकते. रो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है. ये बोल रहा है if this true, then गारंटी दे रहा है. अगर if वाला false है तो देन की कोई गारंटी नहीं है. देन मतलब इफ मान लो एक्स वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो रो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, उसकी गारंटी नहीं दे रहा है थ्योरम ये, वरना इफ एंड ओनली इफ होता. ओके, चलो, तो ये जस्ट लिखा दिया रिमाइंड करने के लिए. अब आगे आते हैं. तो इसका है ज्वाइंट पीडीएफ है 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर एंड ई की पावर. अब आएगा तुम्हारे पास e की पावर -1/2, इसको मैं इसमें इंक्लूड ही कर लेता हूँ, 1 माइनस रो स्क्वायर. ठीक है, ऐसे लिखता हूँ मैं. अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है सेम ही चीज लिखने का तरीका. अब यहाँ एक्चुअली स्पेस बचा नहीं है, तो मैं अभी इसको कुछ नाम देता हूँ. सपोज लेट मी राइट इट एक्स वाई, जैसे लिख दिया. अब ये क्यू एक्स वाई क्या है, तो वेयर, ठीक है, इंटू पावर में ही है, इंटू में उसके पावर में ही, ई की पावर में ही चल रहा है कि -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर. ठीक है, एंड क्यू, सो वेयर क्यू इज, वेयर जो मैंने क्यू एक्स वाई जिसको बोला है वो कुछ ऐसा होगा, x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 होल स्क्वायर माइनस 2 रो x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 एंड y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2. ठीक है, सो अब देख लो, तुम अगर रख सकते हो, मतलब मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने क्यूब की जगह, तुम अपना नोटबुक में स्पेस है तो इसके प्लेस में ये पूरा पुट कर लो, वो चीजें, तो उसको हमने अलग लिखा है कि तुम्हारा स्पेस कम था. सो ये ज्वाइंट पीडीएफ है एक्स वाई का. अब तुम देखो कब इन जनरल एक्स वाई अगर ज्वाइंट पीडीएफ हो बाईवेरिएट नॉर्मल. अब इसमें जस्ट तुम ऑब्जर्व करो कि मान लो ऐसा हो, अगर तुम रो को 0 कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें, या मैं ऐसे बोल दूंगा ना, चलो रो को 0 रख के देख लेते हैं क्या रिड्यूस होगा, क्या आएगा ये. तुम लोग रो को 0 रखो, बताओ ये रिड्यूस फॉर्म इसका क्या होगा. जहां जहां रो है 0 कर दो. Sir, joint PDF when they are independent. बस यही होगा. हाँ, और मैं एक बात बताता हूँ, हमने ये तुम्हें, सो ये क्या होगा, देखो मैं लिख देता हूँ. रो जहां जहां 0 रख दो, तो जहां जहां 0 रखें तो ये हो जाएगा 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 ई की पावर -12. यहाँ रो 0 कर दिया तो 1 हो गया वो, और यही वाला चीज फिर यहाँ ये भी क्रम 0 हो गया. तो जो हमने लिखा था पहले वही वाला आएगा कि x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 होल स्क्वायर. ठीक है, ये है ये चीज है. ठीक है, अब देखो एक्चुअली जो मैं तुम्हें स्टूडेंट बता रहा था कि इन जनरल कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट ये जो थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 है, अगर तुम्हें पता है कि एक्स वाई आर नॉर्मल, देन ये इफ एंड ओनली इफ हो जाता है. ठीक है, नॉर्मल की खासियत है, यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, इजी है प्रूफ इसका भी. सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो 2 थ्योरम लिखा हमने, ये थ्योरम
वन वे है सिर्फ दोनों। कब? इन जनरल, हर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो। अगर तुम पर्टिकुलर नॉर्मल की बात करोगे तो इफ एंड ओनली इफ है। मैं उसको फिर से लिखता हूँ, तुम यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते। मैं रो को 0 पुट कर दिया और तुम यहाँ से क्या देख पा रहे हो, देखो यहीं से प्रूव हो गया उस स्टेटमेंट जो मैं कन्वर्स बोल रहा हूँ ना, कन्वर्स ट्रू है, वो यहीं से प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ से, तो यहाँ से हम ये देखेंगे ओके दिस इज नथिंग बट, ये ऐसा हो गया, देख सकते ना, एक्स वाले टर्म अलग वाई वाले अलग, तुम कर लो अलग तो तुम्हें दिखेगा ओ सो एक्स जो इसके प्लेस पे आ रहा है वो कुछ और नहीं, वो तो नॉर्मल म्यू1 सिग्मा स्क्वायर का फॉर्म है। एंड वाई का जो पीडीएफ के फॉर्म में आ रहा है वो तुम्हारा नॉर्मल म्यू2 सिग्मा 2 स्क्वायर है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने रो को 0 पुट किया है। रो 0 होना गारंटी नहीं करता इंडिपेंडेंट होने का, गारंटी देता है क्या इन जनरल? नो सर। नहीं, इंडिपेंडेंट है तो रो 0 होगा, इसकी गारंटी है। रो 0 है तो इन जनरल कोई जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि तुमने रो 0 पुट किया है और यहाँ ये चीज आ गई, इसका क्या मतलब बोलना चाह रहा है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो कन्वर्स प्रूफ हो गया एक्चुअली। और बाकी वन में तो हम जानते ही हैं, उसका भी हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये यहाँ पे सिंपल कि नॉर्मल भी है, ज्वाइंट नॉर्मल का पीडीएफ लिखा, रो 0 पुट कर दिया, रो 0 पुट किया तो इन जनरल जरूरी है कि वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है इसलिए इस फॉर्म में ब्रेक हो गया आ गया ज्वाइंट वाला प्रोडक्ट ऑफ, इसलिए मैं तुम्हें ये करके दिखाया पहले ताकि तुम्हें देख सको कि ओके तो यही आ गया, ये हमने तो फाइंड किया था। तो ये है ना, ये कब होता है जब इंडिपेंडेंट है तब पीडीएफ है। सर जी सर अगर रो +1 या -1 हो गया तब तो पीडीएफ नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइन हो जाएगा, यस। तो रो लेस देन उसके लिए डिफाइन नहीं है, हाँ यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो इज, यहाँ क्या क्या टर्म में लिख देता हूँ पहले। सो यस इट इज नॉट डिफाइंड ऑन प्लस माइनस, रो लेस स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा यहाँ पे। और रो इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या था कि y बराबर mx प्लस c टाइप का होगा या ax प्लस b टाइप, y इज ax प्लस b टाइप का होगा। हाँ तो ये डिफाइंड सिर्फ रो लेस देन 1 यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने, मैंने भी लिखा नहीं। सो आगे मैं पहले बस ये इसको प्रूव कर दिया, मैंने यहाँ क्या बोल दिया तो थ्योरम में लिखता हूँ, फिर इसको कंक्लूजन लिखूंगा कि उस थ्योरम को जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, यहाँ साथ में एक और वर्ड ऐड हो रहा है नॉर्मल, नॉर्मल है तब। सो इफ एंड ओनली इफ x and y are random variables, two random variables x and y are independent normal if and only if rho is equal to 0। रो 0 इक्विवेलेंट है कोवेरिएंस 0 के, ठीक है ना, तो कोवेरिएंस 0 लिखो या रो 0 लिखो सेम बात है, मतलब 0 के केस में 0 के इक्वल होगा तो इफ एंड ओनली हो जाएगा उसका भी। सो ये यहाँ इफ एंड ओनली क्यों आया, नॉर्मल की वजह से। सो कन्वर्स वाला पार्ट यहाँ तुम्हें दिख गया है कि रो 0 है तो इंडिपेंडेंट भी आ रहा है, और हम जानते हैं इन जनरल इंडिपेंडेंट तो रो 0 होना ही है, तो हम पहले जानते हैं तो सबके लिए होना है, लेकिन नॉर्मल के लिए अगर रो 0 है तो इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, ये चीज है। सो ये एक थ्योरम हो गया। मैं वापस आता हूँ नोटेशन पे। सो हम ऐसा लिखते हैं कि मेरा अब ये है कि इफ मान लो रैंडम वेक्टर एक्स वाई आर जॉइंटली नॉर्मल, देन वी राइट, अच्छा विथ पैरामीटर्स। तो तुम देखो अभी पैरामीटर क्या क्या यूज हुआ है इसके ज्वाइंट पीडीएफ में, इसे बताओ क्या क्या पीडीएफ में पैरामीटर्स यूज हुए हैं ज्वाइंट में, कितने पैरामीटर? mu1 mu2 sigma 1 square sigma 2 and row and row। सो 5 पैरामीटर यहाँ पे, ठीक है। सो ये इसको ऐसा लिखते हैं दैट इज वी राइट इट एज, तो इसको हम नोटेशन लिखेंगे। सो वी राइट इट एज x, y is normal mu1 mu2 sigma 1 square sigma 2 square रो। जब ऐसा लिखा होगा ये समझना है कि ये बाई वेरिएट नॉर्मल है, अगर ऐसा लिख के देता है तो, ठीक है। वेयर रो इज, सो वेयर mu1 तो कुछ भी हो सकता है,
μ2 कुछ भी हो सकता है, सिग्मा 1 स्क्वायर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इनफैक्ट सिग्मा 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, सिग्मा 2 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, रो की वैल्यू +-1 के बीच होगी, एक्सक्लूडिंग +-1, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो ये जी सर आप बोल रहे हैं कोरिलेशन 0 होगा तो कोवेरिएंस 0 होगा। हाँ कहाँ खोद रहे, थोड़ा जब पूछने के बाद सोच के, अगर फॉर्मूला क्या है, कहाँ लिखा था फॉर्मूला मैंने, अभी सब पूछने की बातें हैं, अभी तो लिखा था मैंने फॉर्मूला। ये देखो, अगर तुम इसको 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, किसी एक को 0 सर वेरिएंस 0 हुआ तो नहीं, वेरिएंस 0 क्यों होगा, वेरिएंस किसका 0 होगा, डीजेनरेट भी तो होता है सर। नहीं तो यहाँ पे जो ऐसे आप डिफाइन करते हो ना, जैसे मान लो कोई चीज आपका डिनोमिनेटर में है, तो आप ये अज्यूम करते हो कि ये नॉन जीरो है। जैसे कोई भी चीज कहीं भी हम लिखते हैं, तो अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में आ रही है तो वो बहुत जगह लिखा रहता है प्रोवाइडेड दिस इज मोर देन 0, और नहीं भी लिखा है तो वो चीजें डिफाइंड हो, इसके लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि दिस इज मोर देन 0, है ना, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग मतलब ये मान के चलेंगे कि ये मोर देन, यही नहीं हर जगह कहीं भी a/b लिखा है तो वहां पे ये फिक्स है कि b इज नॉन जीरो, लिखा भी रहता है ना b इज नॉन जीरो, वो चीजें हैं। तो आपको अगर रेशियो कहीं लिखा तो डिनोमिनेटर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि नॉन जीरो है, और नहीं किया तो भी हमें अज्यूम करना है कि वो नॉन जीरो है, वरना वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो सेम चीज यहाँ है, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये नॉन जीरो है, ठीक है, वेरिएंस उस केस में। सो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्पेशली नॉर्मल के लिए तो कोवेरिएंस 0 तो होगा नहीं वेरिएंस, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्मल के लिए तो स्पेशली, और बाकी केस में भी ऐसे ही होगा, सिर्फ डिजनरेट में प्रॉब्लम होगा जैसे आप कह रहे हैं, तो डिफाइंड ही नहीं होगा। सो अब यहाँ पे आते हैं, है ना, तो हमने क्या लिखा, ज्वाइंट पीडीएफ देखा, हमने कहा कि ज्वाइंट पीडीएफ जो है अगर आप रो को 0 पुट करते हो तो वो इक्वल है रो को 0 पुट किया तो ये सिंपली इंडिपेंडेंट हो गया, ये एक तो रिजल्ट हो गया। आपको पीडीएफ पता, मेन हमें कंक्लूजन क्या देखना है, देखो तुम्हें क्या याद रखना है, तो पहले इसका पीडीएफ याद रखना है। तुम आपने भी सिलेबस देखा सब लोगों ने, उसमें क्या है कि आपको जानना है कि बाईवेरिएट नॉर्मल क्या होता है। तो बाईवेरिएट नॉर्मल वो रैंडम वेक्टर है या दो रैंडम वेरिएबल, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस फॉर्म का होना चाहिए जो हम लिखा था, उस फॉर्म का है तो बाईवेरिएट नॉर्मल होगा। ओके, अच्छा एक चीज और, जैसे यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, पहले कंडीशनल की बात करते हैं, हमें देखना है कि व्हाट इज द, अच्छा तुम अगर, हाँ अभी तुमने क्या बात किया ज्वाइंट, सो अब मार्जिनल पे आते हैं। सो हमने ये देखा कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल, ठीक है, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल इज, तो आपने अभी देखा, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं, सो x, y 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर एंड e की पावर -12 1 माइनस रो स्क्वायर, एंड यहाँ मैंने लिख दिया था qxy, और उसको बाद में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे था वेयर जो qxy जो मैंने लिखा है वो कुछ इस तरह से है कि x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 होल स्क्वायर, y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 होल स्क्वायर, -2 रो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 1 एंड y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2, ये था। अब ये ज्वाइंट है इन जनरल, ठीक है, कोई भी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है तो आप मार्जिनल निकालना जानते हो। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ से मुझे ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट पीडीएफ है, अब मैं अगर पूछूं आपको कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स इज, तो ये तो हम डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे निकालते हैं जी। मान लो मेरे पास ये ज्वाइंट है और मुझे इससे मार्जिनल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं, y के होल रेंज पे इंटीग्रेट कर दो, राइट। तो आप क्या करोगे कि इसको y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। अच्छा यहाँ पे xy क्या था इस पीडीएफ में,
एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, इन्होंने भी लिखा होगा। सो एक्स वाई कैन बी एनी रियल नंबर। यहाँ मैंने सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट है एक्चुअली एक्स वाई का, वो क्या है एक्चुअली, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, वाई कैन बी एनी रियल नंबर, ये सपोर्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख लो या यहीं पे लिख लो ना, वेयर x can be any real number, y can be any real number, sigma 1 is positive, sigma 2 is positive, mu 1 is real number, mu 2 is real number, and rho is between -1. ओके, अब क्या है, तब उसको इंटीग्रेट करना चाहोगे तुम, करोगे तो क्या आएगा? अगर आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, आप ट्राई करके देख सकते हो, ट्राई करो, 2 मिनट टाइम लो और इसको इंटीग्रेट करो y के रेस्पेक्ट में। जितना ये लंबा टर्म है ना, ये fxy, थोड़ा सा ये ना एक्सप्रेशन थोड़ा वो है, सो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करो y के रेस्पेक्ट में, ट्राई करके देखो। ऐसे इसका प्रूफ विकरवाद की में तुम देख सकते हो, थोड़ा सा इजी बनाया किया है, इंटीग्रेट करके दिखाया कैसे आता है। तो मैं इंटीग्रेट तो नहीं करूंगा, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम देख सकते हो प्रूफ बुक में या खुद भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा a प्लस बी के होल स्क्वायर बना लो इसको, और उसके बाद, क्योंकि अभी नहीं बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जान पा रहे हो क्यों, क्योंकि ये रो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर रो नहीं होता तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते, बट रो की वजह से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो इसको उस तरह से फिट करो ताकि आप लिख सको, परफेक्ट स्क्वायर बना के इन्होंने कर रखा है, फिर उसको आप वो करो। सो मैं प्रूफ उतना नहीं करूंगा, बट यू कैन सी, किसी बुक में देख सकते हो, साहू वाले बुक में भी है, ये पेज नंबर इसका है साहू वाले में 341, विकरवाद में है 231, इस तरह से आप किसी बुक में देख सकते हो। तो इन्होंने प्रूफ आई थिंक साहू वाले बुक में नहीं किया है, विकरवाद ने प्रूफ किया है। ओके, तो हमारा मेन पॉइंट क्या है अब कि क्या आएगा, चलो कोई गेस कर सकते हो तो क्या आएगा एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें तो, अगर इंटीग्रेट करने के बाद क्या आना चाहिए? PDF of x has that x follows normal mu sigma square. हाँ, ये नॉर्मल हो जाएगा एक, हाँ सर ठीक है, लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, 11 बजे तक क्लास, उसके बाद करते हैं, ठीक है? कुछ काम था? ठीक है। सो ये वही आएगा जो नॉर्मल का पीडीएफ होता है एक्स में, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आएगा, आप इंटीग्रेट करोगे, कर सकते हो, प्रूफ भी यहाँ है। सो यू कैन सी fx ऑफ x, और ये बहुत प्रूफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, परफेक्ट स्क्वायर बना के सिंपली इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब जो नॉर्मल का होता है ना वही आ जाएगा, 1/√2 पाई सिग्मा 1 e की पावर -12 x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये बीच के स्टेप मैंने छोड़ दिए, कैसे आएगा, क्योंकि हमें प्रूफ उतना फोकस भी नहीं करना। आप बीएससी एग्जाम में आपके आते होंगे या आएंगे, या एमएससी में ये टॉपिक आएगा तो वहाँ प्रूफ पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं ना उन सब्जेक्टिव एग्जाम में। सर जी सर, सिग्मा 2 कांस्टेंट नहीं होगा? सिग्मा 2 कांस्टेंट नहीं होगा? सर आपने इंटीग्रेट किया है ना? कहाँ इंटीग्रेट किया है सर नहीं किया आपने? अच्छा, आपने मार्जिनल निकाला था ना अभी? किसका? सर इसी का, जब हमने इसी वाई का? के रिस्पेक्ट में। हाँ कर दो ना वाई के रेस्पेक्ट में। हाँ मैंने प्रूफ कहा, मैंने कहा ये आएगा, तुम्हें प्रूफ बुक में देखना है या खुद से करना है? ठीक है सर। प्रूफ तो किया ही नहीं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 μ1 μ2 रो ऑल आर कांस्टेंट, सिर्फ एक्स वाई वेरिएबल है, और वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्स भी वहां कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो एक्स को, तो बस वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो ये आएगा। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा। सिमिलरली अगर आप फाइंड करना चाहो वाई का पीडीएफ, सो सिमिलर वे में आप इस ज्वाइंट जो भी हमने लिखा है
उसको आप इंटीग्रेट करो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा कि इस केस में मतलब सिंपली इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा 1/√2 सिग्मा 2 e की पावर -12 x माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x नहीं यहाँ y ना, सो y दिस, सो ये आएगा आपके पास, यहाँ x इज एनी रियल नंबर, यहाँ y इज एनी रियल नंबर, सो ये fy ऑफ y आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि x सेपरेटली बात करोगे तो नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर ही आएगा, एंड y की आप सेपरेटली बात करोगे मार्जिनल की बात करोगे, सो मार्जिनल जो होगा वो नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर है। तो इसका जॉइंट कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ, बिकॉज हमें ये नहीं पता है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, इसीलिए। ठीक है सर जी। सर जैसे हम यहाँ पीडीएफ को सेपरेट कर पा रहे हैं एक्स और वाई में, और सपोर्ट में भी एक्स और वाई का रिलेशन नहीं, तो फिर तो ऐसा हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो गए। हाँ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सर पीडीएफ सेपरेट कर पाए और सपोर्ट में भी रिलेशन नहीं है ना। नहीं कहाँ सेपरेट कर पाओगे, कैसे तुम इसको कैसे अलग करोगे, कैसे सेपरेट का मतलब क्या होता है कि इसको तुम दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लिख दोगे, नहीं लिख पाओगे, सम में है, करके देखो, नहीं कर पाओगे। ठीक है सर। अगर वैसा कर पाते तो इंडिपेंडेंट हो जाता, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सो ज्वाइंट था, ज्वाइंट इन जनरल बाइवेरिएट नॉर्मल का वो पीडीएफ उसमें रो इन्वॉल्व है, और उसके बाद ये है। अब जो सिलेबस में बोला था कि ज्वाइंट मतलब बाइवेरिएट नॉर्मल का ज्वाइंट क्या वो जानना है तुम्हें, मार्जिनल जानना है, मार्जिनल समझ आ गया, दिस इज मार्जिनल ऑफ एक्स, सो मार्जिनल वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल पढ़े हैं, सो दिस इज मार्जिनल ऑफ एक्स, है ना, एंड मार्जिनल ऑफ वाई। और उसमें तुमसे बोला है कंडीशनल की बात करनी है, तो अब हमें बात करना है कंडीशनल का, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन बाइवेरिएट नॉर्मल, मतलब n μ1 μ2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। ठीक है, ये है। ऐसे ये लोग नोटेशन क्या फॉलो कर रहे हैं, दिया ही नोटेशन दिया ही नहीं। ओके, सो देखो, तो हमें क्या कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी, अब हमें बात करना ये है कि लाइक xy is jointly distributed as normal μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। देख लेना अगर जहां में हुआ तो कुछ बुक सिर्फ इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी लिखता है ना, तो वो तुम्हें एक बार नोट करना है कि उसका नोटेशन क्या है, रो। तो xy जॉइंटली नॉर्मल है। अब हमें बात करना व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y। एक्चुअली इसी प्रूफ में ये भी प्रूफ कर दिया क्या, so they are saying the function defined by this is joint to this, marginal are respectively with this and this, and rho is this। okay, so थ्योरम बना के उसको प्रूफ कर दिया। ओके, अब क्या कहना चाह रहा है कि अब बात कर रहा है तुमसे joint का, so they are asking what is the distribution of what is distribution of this conditional। तो इसका प्रूफ उसी प्रूफ, अगर तुम इसका प्रूफ देखोगे ना, ये अगर मैं बोला हूँ इसको प्रूफ कर लो, इसका प्रूफ देखो, इसी प्रूफ में ये वाला भी प्रूफ हो जाता है, क्योंकि वहां तुम y को कांस्टेंट मान के चल रहे हो। जब तुम x गिवन y बोलते हो तो वहां पे क्या y इज इक्वल टू y गिवन है, तो उस केस में तुम्हें ये दिख जाएगा कि ज्वाइंट जो आया है उसको मार्जिनल से डिवाइड करना है। तो प्रूफ अगेन मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रूफ यहाँ है, तुम विकेर पेज 231 देख लो, मुश्किल भी नहीं है, तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ, बट ये क्लास का टाइम जाएगा, ये चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे समझ आ गया है, क्योंकि ये तुम एमएससी में ही पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे, तो लेकिन प्रूफ क्योंकि जामुन में आता है ना, हमें मेनली इसको अप्लाई करना है कि क्वेश्चंस कैसे
सॉल्व करेंगे दो चीजें। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y। अब क्वेश्चन ये है, जॉइंट देखा, मार्जिनल, अब है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू, मान लो y इज, तो वो क्या होगा। तो बोला जा रहा है कि x गिवन y इज इक्वल टू y है, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो एक्चुअली ये भी नॉर्मल ही आएगा, फिर से इसको प्रूव करना पड़ेगा मुझे अगर इसको जस्टिफाई करना है तो ये भी आपको नॉर्मल ही मिलेगा। मीन क्या आएगा इसका, सो लाइक ये भी लिख दो। सो इसमें क्या है कि ये नॉर्मल है तो उसके पास मीन वेरिएंस होगा, सो नॉर्मल विथ मीन आएगा इसका μ1 प्लस रो सिग्मा 2, यहाँ आ जाएगा x माइनस 9 सॉरी y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2, तो यहाँ सिग्मा 1 होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। सो सिग्मा 1, सो μ2 प्लस रो सिग्मा, अच्छा किसका लिखा है इन्होंने लिखा है e y गिवन x, हमने क्या लिखा x गिवन y, ओके। तो μ2 प्लस दिस सिग्मा 2 सिग्मा 1, हाँ ठीक है ये आएगा। सिमिलरली ये तो मीन है, वेरिएंस क्या होगा, सो वेरिएंस होगा 1 माइनस रो स्क्वायर, किसका लिखना है, x का लिखना है, x गिवन y का मतलब क्या, x का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना जब y गिवन है, तो x का ही डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, बट y वहां पे गिवन है उस केस में। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर, तो स्पेस कम तो नहीं पाया, इसको लिख देता हूँ दोबारा मैं, दैट इज कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यही लिख लो, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन x गिवन y इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख दिया, दैट इज दिस। इसका दैट इज अगर लिखूं मैं तो हम ये बोल रहे हैं कि x गिवन y है, ठीक है, लाइक x गिवन y, ये कैपिटल x है स्मॉल x, y है, मतलब y की वैल्यू स्मॉल y है, उस केस में क्या होगा। सो e ऑफ x गिवन y जो आएगा वो उसका मीन ये वाला है, μ1 याद रखना x है तो x का डिस्ट्रीब्यूशन μ1 प्लस रो सिग्मा 1 एंड देन y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2। ये इसको तुम बाहर बुला सकते हो, बुक में ऐसा लिखा बाहर लिखा होता है, जैसे तुम्हें बेटर लगे ना, इसी को तुम्हें बुक में ऐसा रो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 y माइनस μ2, वहाँ y गिवन है इसलिए y यूज हो रहा है, ठीक है। y कोई गिवन नंबर, मान लो y की वैल्यू 2 गिवन है तो बाद में 2 रख देंगे y की जगह, जो भी वैल्यू गिवन है, एंड वेरिएंस ऑफ x गिवन y, सो यहाँ वेरिएंस है तो 1 माइनस रो स्क्वायर एंड x है ना, तो x का वेरिएंस क्या था, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिंपल। ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली तुम इसको उल्टा कर लो, अब कि मुझे बात करना है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैं बात करूं कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x इज, मतलब y गिवन x इज इक्वल टू x, सो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं नॉर्मल ना एज फॉलोज, तो ऐसे लिख देता हूं मैं, नॉर्मल है, इसका मीन होगा y गिवन x है, सो y का मीन μ2 प्लस रो, अब ये y का क्या होगा सिग्मा 2 एंड आगे x माइनस गिवन x है ना, तो x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1, ये हो गया। इसको तुम ठीक से लिखना चाहो तो जैसे, अच्छा ये तो म्यू, ये मीन हुआ, वेरिएंस 1 माइनस रो स्क्वायर और y है ना, तो y का वेरिएंस क्या सिग्मा 2 स्क्वायर, मतलब ये दैट इज, सो दैट इज हम ये बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, सो ये होगा μ2 प्लस रो सिग्मा 2, y का सिग्मा 2 था ना, x गिवन होगा तो x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1, मीन हमेशा एक कांस्टेंट आता है ना, या बुक में यही चीजें ऐसी लिखी होंगी, रो सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 x माइनस μ1, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से लिखे हैं। वेरिएंस ऑफ y गिवन x 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया कंडीशनल, सो मेनली ये है। अब आगे बात करनी है हमें, मीन की बात किया हमने, वेरिएंस की बात किया, अब कोवेरिएंस क्या आएगा। देखो हमने भी क्या बात किया, हमने बात किया जॉइंटली नॉर्मल, ठीक है,
जो मार्जिनल था वो भी नॉर्मल है, मार्जिनल इज ऑल्सो नॉर्मल। फिर हमने देखा कंडीशनल भी नॉर्मल है, कंडीशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉर्मल। मीन वेरिएंस याद रखना पड़ेगा क्या है। एंड अब बात कर रहे हैं कोवेरिएंस क्या होगा। अगर मैं कोवेरिएंस निकालना चाहूँ एक्स वाई का, जहाँ एक्स वाई जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट होगा जीरो हो जाएगा, बट इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उस केस में कोवेरिएंस क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। सो व्हाट इज द कोवेरिएंस, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको एज थ्योरम लिख सकता हूँ या मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अच्छा एक मिनट बताओ, जैसे मान लो मैं रो लिख रहे थे, सो रो को क्या लिख रहे थे हम, Variance of x comma y by root under sigma x into sigma y. हाँ, कोवेरिएंस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना, है ना, ये सिंपल है। सो सर जब उसके लिए तुम्हें बोलेगा, सर उसके लिए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई तो चाहिए ना। नहीं नहीं वो आते हैं वहां पे, एक मिनट, मतलब दो तरीके हैं, अगर मुझे पैरामीटर्स पता है तो फिर इजीली आ जाएगा, और पैरामीटर नहीं पता है, देखते एक मिनट, सिग्मा 1 सिग्मा 2 यही है ना, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रो सिग्मा 1 सिग्मा है ना। तो अगर मान लो रो पता है तुम्हें, अगर तुम्हें ऐसे लिख के दिया है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2, जैसे लिखता है ना कि ऐसा बोल दिया कि इफ, सिंपल है ना, मान लो कहीं लिखता है तुम्हें कि इफ एक्स वाई इज जॉइंटली नॉर्मल, तो जॉइंटली नॉर्मल कैसे पता चलेगा, या तो वर्ड में लिखा होगा या इस तरह का नोटेशन होगा, है ना। तो हमें पता है ना ये सब क्वांटिटी वो दे देगा, अगर सारी क्वांटिटी दे देगा तो फिर इजी है निकालना। देन तुम सिंपली कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, क्या है कोवेरिएंस है, सीओवी मतलब कोवेरिएंस है, कोवेरिएंस, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये हमारा आएगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये सिंपल ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीका ये है, अगर ई एक्स वाई की जरूरत पड़ी तो क्या करोगे, है ना। अच्छा तुम ऐसे सोच रहे हो ना दूसरे तरीके से, तुम सोच रहे हो कि ओके ऐसा अगर करे हम उस फॉर्मूले से करें कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, तो एक फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई, एंड ये तो चलो पता है म्यू 1 म्यू 2, ये नहीं पता अभी, तो अब ऐसे करोगे तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक्स इंटू वाई को ज्वाइंट पीडीएफ के साथ इंटीग्रेट करो, वो dx dy, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। सो दूसरा तरीका मीन निकालने का है कंडीशनल यूज करके, हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, सो हमारे पास फॉर्मूला था, जैसे ई एक्स वाई की जरूरत है, मैं क्या कर सकता हूँ, ई एक्स वाई को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ई ऑफ एक्स वाई गिवन, क्या लिखना चाहते हो, एक्स सर। हाँ एक्स, कोई भी लिखा ना, बात तो बराबर ही है, तो चलो एक्स गिवन एक्स ऐसा लिख सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंड माइनस म्यू 1 इंटू म्यू 2। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, ई ऑफ, अब x यहाँ गिवन है, मतलब x इज ए कांस्टेंट गिवन है ना, तो इस वाले x को तुम बाहर निकाल सकते हो, ये भी हमने रिजल्ट देखा था, तो हम इस x को बाहर निकाल सकते हैं। तो अब बचा y गिवन x, म्यू 1 इंटू म्यू 2, और इसके बारे में हमने अभी ऊपर बताया है कि कंडीशनल मीन कितना आता है, सो ई ऑफ x इंटू क्या होगा आगे, सो इसको पुट करो, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, कोई बताओ, अभी याद किसी को हुआ हो अभी तक, तो वो थोड़ा सा लंबा टर्म था ना, म्यू 2 प्लस सिग्मा 2, x minus mu 1 upon sigma 1. म्यू 2 प्लस रो सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 लिख सकते हो चाहो तो, और फिर था x माइनस, यहाँ कैपिटल x लिखता हूं मैं, x यहाँ रैंडम वे लिख दिया है, x माइनस x का म्यू 1, ओके, और बाहर है म्यू 1 म्यू 2, बाहर है अभी ये वाला म्यू 2, ओके। तो ये अभी चल रहा है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है, सो एक्सपेक्टेशन म्यू 2 तो कांस्टेंट है, x प्लस यहाँ हो जाएगा रो सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 एक्स स्क्वायर माइनस म्यू 1 एक्स, ऐसा कुछ, माइनस म्यू 1 म्यू 2, सो सिंप्लीफाई करो क्या आता है, सो इफ यू सिंप्लीफाई इट, म्यू 2 बाहर है, यहाँ क्या होगा
एक्सपेक्टेशन को मैं अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, ई को बाहर जो ई है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एक्स इज व्हाट, mu1 μ1, तो ये μ1 हो गया प्लस, ऐसे ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर करते हैं, सो रो सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1, अब ये वाला ई इस पे ऑपरेट होगा, ई एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, ई एक्स स्क्वायर को sigma 1 square plus mu 2 square, mu 1 square. μ1 स्क्वायर, राइट, माइनस, अब यहाँ μ1 एज इट इज, और फिर ये ई इस एक्स पे ऑपरेट होगा, तो क्या हो जाएगा, μ1 स्क्वायर, mu1 square हाँ, अब बाहर आपके पास है μ1 μ2, तो ये वाली चीज तो इससे कैंसिल हो जाएगी, राइट, एंड ये वाली इससे कैंसिल हो गई, भैया और ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा, सेम आ गया। एक बचा, एक कटा ना, एक बचा ना, एक कटेगा ना, तो एक बचेगा, तो यहाँ से रो सिग्मा 2 सिग्मा 1, या हाँ सर आपने यहाँ पे x को क्या लिया है? एक्स को, हाँ जी सर, जो ये mu2 मीन ऑफ 2 डॉट x जो लिखा है, ये एक्स, ये वही नॉर्मल वाला ही है, ओके सर, उन्हीं में से एक है। आप y लेते तब भी सेम आंसर आता, मान लो आप लेते ई एक्स वाई गिवन y, तब भी सेम ही आंसर आता, तो y बाहर होता फिर। ये दूसरे तरीके से प्रूव हो गया, है वही चीज है। सो ये बोलना चाह रहा है कि एक रिमार्क ये लिखा है इन्होंने, यहाँ तक ठीक है, तो कोवेरिएंस एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, तो रो सिग्मा 2, आप जानते हो रो को भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया एक्स वाई के बीच का, सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, एक रिमार्क इन्होंने ये लिखा है कि अगर रो प्लस माइनस 1 हो, जैसे माधव बोल रहा था कि प्लस माइनस 1 है, तो उस केस में ये मीनिंगलेस हो जाएगा ना, इट इज नॉट डिफाइंड, जो हमारा जॉइंट पीडीएफ है दैट इज नॉट डिफाइंड, ये रिमार्क में लिख रहा है। बट इन दिस केस ऐसा होता है कि ये अभी 2022 में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था इसी पे, ये रिमार्क में बता रहा है कि लाइक कि अगर रो स्क्वायर 1 हो गया मान लो, या रो प्लस माइनस 1 हो गया, तो उस केस में जो हमारा पीडीएफ है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना, पीडीएफ इज नॉट डिफाइंड। सो जो हमारा जॉइंट पीडीएफ है एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई जो हम देख रहे थे, दिस इज मीनिंगलेस, मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड, कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज नॉट डिफाइंड होता, मीनिंगलेस। बट ये बोलना चाह रहा है कि अगर रो प्लस माइनस 1 होता है, इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, अगर ऐसा है मतलब ये हो गया कि रो इज प्लस माइनस 1, देन देयर एग्जिस्ट, ये एक रिजल्ट था वहां पे मैंने लिखा होगा शायद, A and B, so there exists constant A and B, मतलब ऐसा है कि there exist, और इसी को उन्होंने जैम 2022 में क्वेश्चन बना दिया था, इस लाइन को, there exist A and B such that probability of y is equal to ax plus b is equal to 1, मतलब इसमें जब 1 है तो उसका बीच का रिलेशन ये होगा ना, ए पॉजिटिव होगा तो उस केस में 1 है, और ए नेगेटिव होगा उस हिसाब से। एक बार ऊपर वाली शीट करिएगा। जी जी, अरे रिमार्क जो लिखा है तो मतलब समझ नहीं आया सर। हाँ लिखा। सर जॉइंट वेल डिफाइंड नाउन का मतलब ज्वाइंट का जो पीडीएफ है वो डिफाइन है ना, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा ना। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि लीनियर रिलेशनशिप की प्रोबेबिलिटी 1 तब होगी जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 या -1 हो। हाँ हाँ हाँ, ये थ्योरम, ये अभी एग्जाम में पूछ लिया था, ये अलग पॉइंट है, तो ये बोलना चाह रहा हूँ विच वो है। मतलब सर अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 या -1 नहीं है लेकिन लीनियर रिलेशनशिप है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी। हाँ मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब ये है कि इन ऑल केसेस y and x have a linear relationship। हाँ, प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऑलवेज इट विल होल्ड, सो मीनिंग इज y is equal to
यहाँ ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के टर्म में ऐसा लिख रहा है, तुम ऐसे भी लिख सकते थे देयर एग्जिस्ट a and b such that is ax plus b, इतना भी काफी है, ठीक है ना। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू ax प्लस b का आंसर क्या होगा अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 या -1 नहीं हो तो कुछ और आएगा वो तुम्हें 1 से कम आएगा ना। हाँ वो कुछ और होगा। एक्चुअली क्या होता है तो उस केस में हाँ मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 इसके अलावा कुछ और वैल्यू कुछ और होगी, लाइक इट इज नॉट, तुम्हें पता है ना लीनियर रिलेशनशिप एग्जैक्टली नहीं होगा ना उस केस में जी जी कि, तो वो एग्जैक्ट लीनियर से नहीं होगा। ऐसे एक थ्योरम था ना हमारे पास, हमने थ्योरम पढ़ा होगा कि इफ x and y are normal, ठीक है, देन ax plus by का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल। सो मीन क्या होगा? a mu x plus b mu x comma a square sigma x square plus b square sigma y square। तो ये सब चीजें यहाँ डिस्कस तो नहीं किया, बट हाँ उसमें बट ऐसा हमने देखा था ओके कि लाइक ऐसा है, देन दिस विल बी अ नॉर्मल विथ मीन a mu1 plus b mu2 कॉमा वेरिएंस आ जाएगा इसका a स्क्वायर क्या सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस आगे 2ab रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, वो कोवेरिएंस मैंने वैसे लिख दिया। आया ना भाई? हाँ सर। दैट इज ये बोलना चाह रहा हूं कि e ऑफ ax प्लस by जो होगा दैट इज a mu1 प्लस b mu2 एंड वेरिएंस ऑफ ax प्लस by जो होगा दैट इज a टाइम a स्क्वायर टाइम सिग्मा 1 स्क्वायर b स्क्वायर टाइम सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2ab कोवेरिएंस बिटवीन x y, ये आप जानते हैं। तो अभी कोवेरिएंस को मैं देखा ना ऐसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर b स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2ab, और कोवेरिएंस को लिख सकते हैं, कोई कोवेरिएंस क्या होता है रो अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, क्रॉस कोरिलेशन इज कोवेरिएंस अपॉन, मैं फिर से बोल रहा हूं कोवेरिएंस इज कोरिलेशन इज कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा 1। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो उससे ये आ जाएगा ना जैसे हमने किया था अभी, तो वो बोल रहा हूँ कि ऐसे भी लिख सकते हो। ओके तो इसमें ये है कि कैसे कन्वर्स हमेशा ट्रू होगा, मतलब सर क्या कन्वर्स? अगर ax प्लस by नॉर्मल है तो x एंड y भी नॉर्मल होगा। यस सर, कन्वर्स टू होगा। इसको इफ एंड ओनली में लिखना सर आपने शायद लिखवाई थी प्रॉपर्टी कि x और y इंडिपेंडेंट हैं और x प्लस y और x माइनस y नॉर्मल है, तो कैसे करके लिखवाया था? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, चलिए पता नहीं, ओके सर मैं कहीं और जाता हूँ तो नेटवर्क। चैट में लिख दो या फिर हाँ वो थोड़ा एक्स और वाई लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तभी, तब ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ मतलब मुझे लगता है यही एक्चुअली क्या है कि अगर बोलेगा ax प्लस by लीनियर है नॉर्मल है एंड इंडिपेंडेंट है तब कन्वर्स आई थिंक ट्रू होगा, ऐसे नहीं होगा। मतलब हम बोलते हैं ax प्लस by नॉर्मल है और xy इंडिपेंडेंट है तब कन्वर्स ट्रू होगा। यस सर, क्योंकि ये जो ax प्लस by है तो ये तो लीनियर रिलेशनशिप हो ही गया x और y में सर, फिर डिपेंडेंट तो हो ही गया ये, उस तरीके से होगा। यस वो जो क्रैमर राव इनइक्वालिटी से होगा। क्या समझ नहीं आया? सर और आपने तब कहा था कि कन्वर्स जब पूछ रहे हो उसका प्रूफ तब होगा जब हम क्रैमर राव पढ़ लेंगे। अच्छा अच्छा ओके, तो वो तो इसका कन्वर्स नहीं, किस इस टर्म का कन्वर्स? हाँ अच्छा, सर। ठीक है ओके, हाँ तो वो तब होगा, देखेंगे उस समय कि लाइक अभी तो है क्या है, अब इस बुक में जो कंटेंट है वही कराया था, ये अभी नहीं था यहाँ पे, ऐसे मैंने लिख दिया खुद से। सो दे आर सेइंग कोवेरिएंस। अब जॉइंट एमजीएफ क्या होगा?
नेक्स्ट पॉइंट इज, फिर क्या कह रहे थे इस पॉइंट से ऊपर, ये क्या डाउट बन रहा था? मैं पूछ रहा था इसका कन्वर्स ट्रू होगा, एक्स वाई नॉर्मल है तो ए एक्स प्लस बी वाई नॉर्मल होगा, अगर ए एक्स प्लस बी वाई नॉर्मल है तो क्या एक्स एंड वाई भी नॉर्मल होगा? क्वेश्चन ये था। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है, अगर ए एक्स प्लस वाई नॉर्मल तो एक्स, उसके लिए कुछ और सर होना तो चाहिए। नहीं, उसके लिए थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल है तो इंडिपेंडेंट, मतलब अलग अलग भी नॉर्मल ही होगा। लेकिन उसके लिए कुछ और कंडीशन आई थिंक चाहिए, क्योंकि ये मुझे देखना पड़ेगा थ्योरम कहाँ पे है, तो ये तो मैंने खुद से ही लिखा है। सो एनीवे चेक कर लेंगे कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है। तो अभी के लिए हम है ना, सर इसमें मोमेंट जनरेटिंग से कर सकते हैं कर सकते हो ट्राई। ओके सर, क्योंकि मतलब- आपने ये लेक्चर नंबर 37 में कराया था जब पढ़ा रहे थे तो। हाँ, तो अगर एम ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई हम निकालते हैं, चलो ए एक्स प्लस बी वाई ऑफ टी करेंगे तो ये आपका आता है एम एक्स ऑफ ए टी, लेकिन नहीं, प्रोडक्ट तब है जो इंडिपेंडेंट होगा। वैसे कैसे लिख पाओगे, देखो लिखते हैं। सो लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर ए टी एक्स प्लस, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई टाइम्स टी, तो राइट लिख रहा हूँ मैं, बी टी वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको तुम अलग अलग एक्सपेक्टेशन कब लगा पाओगे? इसको अलग कर सकते हो तुम अभी? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ई ऑफ दिस एंड ई ऑफ दिस, बिना इंफॉर्मेशन के कुछ? नो सर, नहीं लिख No, पाएंगे, है ना। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए कि लाइक इंडिपेंडेंट है तो लिख पाएंगे फिर उस केस में ऐसा कुछ। तो इसके आगे तुम नहीं कुछ कर सकते अब। है ना, हमारा वो रिजल्ट था एक्चुअली कि इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन सम का जो एमजीएफ था प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल के एमजीएफ पे है जब वो इंडिपेंडेंट। सर तो ऊपर वाला जो रिजल्ट है ये बिना एक्स और वाई के इंडिपेंडेंट के ही मतलब ऐसा हो जाएगा? अभी तो ऐसे ही हो रहा है क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट अज्यूम तो नहीं किया। तो सर सर आउट क्लियर आ रही है? हाँ बोलो बोलो। सर वो आपने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई भी इंडिपेंडेंट हैं, तो एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई ये सब नॉर्मल होंगे। हाँ, तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ है? मतलब अगर हम यहाँ पे ये दिखा दें ए एक्स माइनस बी वाई और ए एक्स प्लस बी वाई आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो विच इम्प्लाइज एक्स और वाई भी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, उस तरह कर सकते हैं, जो उस पर अभी डिस्कशन नहीं करना, मतलब ये देखना था लेकिन वो कन्वर्स ट्रू। तरीका अलग हो जाए। हाँ देख सकते हैं, मे बी ट्रू हो, मतलब कुछ और कंडीशन शायद रिक्वायर्ड होगा, मे बी मैं देखता हूँ उसको, और इस बुक में अगर होगा तो, अदरवाइज अभी यही थ्योरम है, इफ एंड ओनली नहीं लिखा मैंने इसीलिए। सो अभी ये क्योंकि इस बुक में है नहीं, तो मैंने खुद से लिख दिया है, हमने कहीं पढ़ा होगा फिर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी जो है वही फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट है जॉइंट एमजीएफ। सो लाइक ऐसा है कि इफ, थ्योरम लिख लो या डेफिनेशन लिख लो, वही बात है। सो ऐसा है कि इफ x and y this is jointly normal mu1 mu2 sigma1 sigma2 रो, ठीक है, मतलब जॉइंटली नॉर्मल है ना, या बाई वेरिएट नॉर्मल है एक्स वाई। तो पूछना चाह रहा है कि, है ना, तो ये हो गया, दैट इज एक्स वाई हैज बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द जॉइंट एमजीएफ ऑफ एक्स वाई, तो ये तो निकाल लेंगे। एक्स सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, जैसे हम जानते हैं एक्स का अकेला कि ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, वाई का ऐसे हो जाएगा, मतलब म्यू टू टी प्लस हाफ सिग्मा टू स्क्वायर टी स्क्वायर, ये अलग अलग वेरिएबल। अब ये जॉइंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो? तो इन्होंने प्रूफ किया है फिर से इसको बाय डेफिनेशन, अगर तुम करना चाहोगे वैसे डेफिनेशन होगा ना। टू वेरिएबल में कैसे डिफाइन किया था हमने, याद है डेफिनेशन? जॉइंट एमजीएफ को टू वेरिएबल में कैसे डिफाइन किया, T1 T2 में ले लो चलो,
हमने डिफाइन किया होगा ना, जॉइंट एमजीएफ तो डिस्कस किया होगा हमने। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट एमजीएफ? डेफिनेशन क्या है? The expectation of e to the power t1x plus t2y. हाँ, तो ये था। अब आपके पास क्या है कि ये इस चीज का एक्सपेक्टेशन निकालनी है। सो दिस थिंग इनटू जॉइंट, तो इन्होंने जॉइंट को कंडीशनल में करके फिर वो किया है प्रूफ। तो प्रूफ यहाँ पे है, आप चाहो तो बुक में देख सकते हो, 232 पेज पे है। सो हमें मेनली रिजल्ट से मतलब, रिजल्ट अप्लाई करना चाहना है, तो उस पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हो कोई बुक ढंग से। सो इसका ओपन करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आता है ये mxy t1 t2, so this you will get e की पावर, सो यहाँ मैं एक्सपोनेंशियल लिख देता हूँ, e की पावर, तो ये होगा μ1 t1, वहाँ क्या होता है μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, या तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो एक जो इन्होंने लिखा पहले वो लिख देता हूँ, इन्होंने क्या लिखा है, μ1 t1 प्लस μ2 t2 प्लस इसी में हाफ, और आगे इन्होंने लिखा हुआ है सिग्मा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब लाइक t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, एंड प्लस 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 t1 t2, ये आएगा फाइनली। इसको मैं अगर अपने तरीके से लिखूं तो ये कुछ ऐसे तुम लिख सकते हो ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ μ1 t1 प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर t1 स्क्वायर, ये तो हो गया जो हम जानते हैं अलोन x का, है ना। फिर ऐसे ही μ2 t2 प्लस हाफ, है ना, सिग्मा 2 स्क्वायर t2 स्क्वायर, है ना। ये हम e की पावर हम तो अलग अलग कर सकते हो, यहाँ प्लस में चल रहा है, एंड आगे भी है प्लस, सो एक्स्ट्रा क्या है ना, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा ना वहां से, ये वाला। तो नेक्स्ट टर्म होगा रो टाइम सिग्मा 1 सिग्मा 2 t1 t2, ठीक है। तो ये है, तो आपको याद रखना कि ये एक्स्ट्रा आ रहा है बिकॉज ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल है, तो दे मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। जब बाईवेरिएट नॉर्मल बोल रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट अज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है ड्यू टू दे मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो 0 पुट कर दो तो वैसे ही हो जाएगा। ओके, सो ऐसे तुम याद रख सकते हो कि e की पावर, अगर मैं और इसको लिखूं ना, e की पावर क्या है, μ1 t1 प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर t1 स्क्वायर, फिर μ2 t2 प्लस हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर t2 स्क्वायर, एंड प्लस ये एक्स्ट्रा है ना, इसको तुम e की पावर दिस इनटू e की पावर दिस लिख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म बिकॉज ऑफ, है ना, मे बी नॉट इंडिपेंडेंट। तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 t1 t2, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, अगर एग्जाम में इस तरह पूछ लेता है। बाकी सारी प्रॉपर्टी वैसी फॉलो होंगी, जैसे तुमसे पूछ लिया ज्वाइंट एमजीएफ दे दिया, बोलेगा ई एक्स वाई निकालो, x इंटू वाई, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट तो है नहीं कि आप अलग अलग कर दोगे, इंडिपेंडेंट अगर पता होता तो ई एक्स इंटू ई वाई होता, और अगर मान लो ज्वाइंट तुम्हें दे दिया एमजीएफ, तो कैसे निकालेंगे ई एक्स वाई? सर कोवेरियंस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y कर देंगे। तुम्हें सिर्फ एमजीएफ दिया है, ओनली एमजीएफ दिया है, डेल स्क्वायर बाय डेल, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, हाँ, डेल t1 डेल t2, ठीक है, ये करके लास्ट में t1 इज 0 एंड t2 इज 0। तो ये तरीका है ना भाई, बस ये बोलना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो एग्जाम में, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो है नहीं ना कि अलग अलग तुम कर दोगे। तो उस केस में अगर ज्वाइंट एमजीएफ दिया तुम्हें बाईवेरिएट नॉर्मल का, बोला कि ई एक्स वाई निकालो, जैसे बाकी क्वेश्चन के लिए होगा वैसे हो जाएगा ये। सर इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम लगेगा ना। अब अगर हम वैसे, हमें पता है कोवेरियंस फाइंड कर लेंगे यहाँ से, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 भी दिखेगा सर, वो μ1 भी दिखेगा हमें, μ2 भी दिख रहा है, ठीक है, सिग्मा 1 ठीक भी है, दिख रहा है, सिग्मा 2 भी दिख रहा है, राइट। सब कुछ तो हमें यहाँ दिख से रहा है, तुम तो ऐसे कर लेंगे। कंपेयर कर, यू आर सेइंग कि हम इससे कंपेयर कर लेंगे, मतलब जैसे इस फॉर्म से जो भी फॉर्म दे रखा है तुम कंपेयर कर लो, तो वहां से ये होगा कि ओके, सो यू विल फाइंड लाइक कि एक्स वाई, यहाँ से तुम्हें दे रखा है उसमें बस एमजीएफ दे रखा है, तो एमजीएफ अगर इस एमजीएफ यूनिकली मैप देते, तुम्हें पता नहीं यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ से नॉर्मल, ठीक है, तुम μ1 निकाल लोगे, μ2 निकाल लोगे, सिग्मा 1 निकाल लोगे, सिग्मा 2 फाइंड कर लोगे, रो फाइंड कर लोगे।
और उसके बाद ठीक है, तो ये सब आ गया। फिर तुमसे पूछ लिया कि बताओ EXY, जैसे हमने कहा EX into Y। सो आप वो फॉर्मूला लगा रहे हो कोवेरियंस वाला, कोवेरियंस बिटवीन XY क्या प्लस EX EY, नहीं ना, ये हो गया ओके। और ये तुम्हारा हो जाएगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ये हो गया μ1 μ2 यस सर। हाँ ठीक है, अगर तुम कंपेयर करके फाइंड कर लो तो ये भी सही है। जस्ट कंपेयर इट, कंपेयर करके तुम सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। सर उसके लिए MJF को बिल्कुल एक्सप्लिसिट फॉर्म में होना चाहिए ताकि हम U1 सिग्मा 1 ये सब चीजें उसमें से देख सकूं। तो इसी फॉर्म का ना T1 T2 तुम्हें टर्म दिखेगा ना, T1 है, एक T2 है, एक T1 स्क्वायर है, एक T2 स्क्वायर है, एक T1 T2 है। वैसे पहचान है ना, यहाँ T1 है, ये T1 स्क्वायर है, T2 यहाँ सिर्फ है, T2 स्क्वायर है, T1 T2 है। तो कोई हाँ कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे सेपरेटली कंपेयर करके आ जाएगा कि T1 के साथ जो है वो μ1 होगा, T1 स्क्वायर के साथ जो है हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर है, T2 के साथ जो μ2 है, T2 स्क्वायर के साथ जो है तो हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर है। अब यहाँ से सिग्मा 1 सिग्मा 2 मिल चुका है, जो T1 T2 का कोएफिशिएंट है वो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, ऐसे डायरेक्टली यहाँ से आ गया वो तो। बट रो तुम्हें चाहिए अगर अलग से तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 मिल चुका है, और यहाँ पुट कर लेंगे कंपेयर करके सिग्मा भी आ जाएगा। ठीक है बस ओके। सो ये स्टोरीज है, आई थिंक जैम के लिए इतना ही रिक्वायर्ड है, बाकी मैंने लिख ही दिया। जैसे इन्होंने थ्योरम लिखा ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जो ये बाद में लिख रहा है कि ये थ्योरम ये है, कहना चाह रहा है कि लाइक इफ XY हैज अ बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, so XY has a bivariate normal distribution। तो बोलना चाह रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि X and Y are independent है ना, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देन रो इज 0। यहाँ होगा if and only if रो इज 0। ठीक है, ये चीज या इतना लिख के IFF कर दो, if and only if रो इज 0, जो पहले देख चुके हैं। ठीक है, ये चीज या ये है ना, रो 0 है, मतलब ये कि लाइक इसी में तुम आगे और भी चीजें ऐड कर सकते हो, if and only if कोवेरिएंस XY is 0 है ना, if and only if EXY is equal to EX EY। अच्छा यहाँ तो तुम कर ही सकते थे, एक मिनट एक रुक जाओ, जस्ट EX EY ऐसा है ना, कब अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट दे रखा है तब कर सकते थे ना, या EX EY है तब है ना, तो यहाँ पे तुम तब कर सकते थे जब तुम्हें दिया हो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि दिस हैपेंस देन इंडिपेंडेंट, दिस हैपेंस देन इंडिपेंडेंट, दिस हैपेंस देन इंडिपेंडेंट, या इंडिपेंडेंट है तो दिस विल हैपन। ओके, आई थिंक सो दिस थ्योरम इज क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैम के लिए इतना काफी है। आगे इन्होंने स्टार्ट कर दिया मल्टीवेरिएट नॉर्मल, तो मल्टीवेरिएट नहीं बाईवेरिएट तक ही रहना है। So okay, so this is enough for, एक बार सिलेबस देख लो ताकि तुम्हें समझ आए कि हमने जो टर्म में बोला था वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, फिर हम इससे क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में कैसे आए हैं। सो यहाँ इन्होंने स्टार्ट किया था है ना दिस। सो आपको याद है बाईवेरिएट नॉर्मल क्या है, तो वो आपको ज्वाइंट PDF याद रखना है कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन का ज्वाइंट PDF ऐसा वो बाईवेरिएट नॉर्मल होगा। मार्जिनल स्टैंडर्ड नॉर्मल, सॉरी जो नॉर्मल होता है वही आता है, नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर होगा x का मार्जिनल और y का मार्जिनल। कंडीशनल में देखा कि x गिवन y इज आल्सो नॉर्मल विथ मीन, अगर x गिवन y है तो मीन होगा μ1 प्लस रो सिग्मा 2 अपॉन सॉरी रो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 देन y माइनस μ2। एंड सिमिलरली y गिवन x लोगे तो इसका मीन होगा μ2 प्लस रो सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 x माइनस μ1। एंड वेरिएंस y गिवन x का 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, और x गिवन y का वेरिएंस 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। तुम फॉर्मूला देख लेना एक बार, बार बार देखो हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए साउ में है आई थिंक, तो तुम चेक कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे,
मान लो जिन टॉपिक का क्वेश्चन बुक में नहीं है, तुम गूगल पे यूं ही टाइप कर दो टॉपिक, तुम्हें कई सारे लिंक मिलेंगे, उसमें देखो क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस कर रखे होंगे, तुम्हें कुछ आइडिया मिलेगा। नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, अगर सफिशिएंट मटेरियल नहीं है अवेलेबल बुक्स में तो ऑनलाइन मिल जाएगा तुम्हें। सो अभी आते हैं आगे, तो क्वेश्चंस देखते हैं पहले, ठीक है ना। रिलेटिव प्रॉपर्टी वाई मीन वेरिएंस को देखना, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो हमने देखा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल है, प्रूफ तो नहीं किया बट हमने बताया कि ये नॉर्मल है, और फिर उसके मीन वेरिएंस क्या है, कोवेरिएंस क्या है उसका, एक्स वाई का, ये सब हमने डिस्कस किया। और जैम के पेपर देखते हैं थोड़ा सा, इसमें है आया है क्या अब तक। सो नॉर्मल से ही सर्च कर लेते हैं, देखते हैं नॉर्मल कहीं पे यूज किया है हमने, बाईवेरिएट नॉर्मल टाइप का। लो ये क्वेश्चन है, करो। ट्राई करो, 2 मिनट टाइम में आता हूं। हुआ क्या? अच्छा ये सब मैंने अभी कराए नहीं क्वेश्चंस ना इस टाइप के, अभी कराता हूँ ना। सो पहले हुआ कि नहीं? पर वेरिएंस और मीन निकल गया। सर या कंडीशनल किसका लेंगे? देखो x प्लस वाई क्या होगा, नॉर्मल होगा। पहले तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो तुम, फिर 2x माइनस वाई का, x प्लस वाई को u मान लो और 2x माइनस वाई को v मान लो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी u मोर देन 1 गिवन v इज इक्वल टू 1 एंड u गिवन v, u भी नॉर्मल होगा, तो u v का ज्वाइंट बाईवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं u v इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, चेक कर सकते हो तुम कोवेरिएंस निकाल के ऐसे। सो अब इस तरह क्वेश्चन कराता हूँ मैं, क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैंने तो एक्टिव प्रीवियस शुरू किया है, इस तरह क्वेश्चंस
या यही कर दो सीधा, चलो यही करके देख लेते हैं। देखो तो मीन 0 है, वेरिएंस 1 है x का, मीन -1 है, वेरिएंस 4 है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट xy के बीच का -12 है। ओके, तो यहाँ से कोवेरिएंस निकाल सकते हो, है ना, इजीली आ जाए यहाँ से। एंड देन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन और 2x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखना है क्या होगा। तो मुझे ना x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बताओ। अच्छा दूसरे किसी का भी आंसर आएगा, तुम में से किसी का भी आया है? नहीं सर, नहीं है। किसी का भी नहीं है? सर इसमें मार्जिनल और डायरेक्ट जोड़ सकते हो क्या x प्लस वाई करके? हाँ x प्लस वाई नॉर्मल होगा ना, तुम्हें पता है ना। तो सर वो मीन और वेरिएंस के लिए पूछ रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं मीन के दोनों के मीन और दोनों के वेरिएंस। हाँ मीन तो जोड़ ही सकते ना, वेरिएंस के लिए तुम्हें कोवेरिएंस टर्म देना पड़ेगा। चलो ये कर देते हैं, इसका और क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि y इक्वल टू 2x माइनस 1, ये आ जाएगा जो गिवन कंडीशन है। फिर y की वैल्यू x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे तो x ग्रेटर देन 2/3 आ रहा है, इसमें रिड्यूस हो जाएगा। सर यहाँ पे 2x माइनस वाई का इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा होगा 2x माइनस वाई का? नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्या है मींस नॉर्मल और पैरामीटर? तो फाइंड करो ना उसका मीन और वेरिएंस, 2x माइनस वाई का निकाल सकते हो ना मीन वेरिएंस उसका। ये मैं कराने वाला, जिस तरह क्वेश्चन अभी मेरे पास है। चलो पहले ये कर लेते फिर वो कराता हूँ। यहाँ भी उन्होंने नहीं सेम जगह। सो सर -1 x प्लस वाई का। अरे x प्लस वाई का क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया वो तुम क्या बोल रहे थे। सर नॉर्मल -1 5 होगा क्या? नॉर्मल -1 5, हाँ तो तुमने जैसे निकाला ठीक है होगा। 2x वाई का बोल रहे हो ना, 2x x इज 0, हाँ ठीक है। -1 के +1 नहीं हो जाएगा मीन? किसका बोल रहे हो? x प्लस वाई का 5, ठीक है हाँ ओके, x प्लस वाई का -1 5, हाँ। और लियो में तो स्कूल क्या है तो वो तो आ जाएगा ना। मैं हिंट दे रहा हूँ, u मान लो x प्लस वाई को, v मान लो 2x माइनस वाई को। अब उससे ट्राई कर, u भी नॉर्मल आएगा तो उससे बाई वेरिएट नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट कंडीशनल यूज कर लो यहाँ पे। ये लिखना स्कूल डाल देना सर, तो 3 तो 4 स्कूल। हाँ तो u -1, 3 आ रहा है। देखो मैं कर कोवेरिएंस टर्म ऐड करेंगे और वो कोरिलेशन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2। सो क्वेश्चन नंबर है, मैं तुम लोग करो जो कर रहे हो उसको आगे कंटिन्यू करो, मैं करता हूँ मैच करो। सो 23 हाँ। सो देखो यहाँ पे मैं ये बोला हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या पहले देख लेते हैं। x जो हमें पता है कि नॉर्मल होता है अकेला, y भी हमें पता है कि नॉर्मल अकेला होता है, ज्वाइंट नॉर्मल। तो x क्या है? सो x का मीन इन्होंने दे रखा है तुम्हें, मीन 0 वेरिएंस 1, सो नॉर्मल 0 1 अकेला x। y ऐसे ही -1 4 है, ठीक है। और xy जो होगा वो जॉइंटली नॉर्मल होगा, तो यहाँ पे आता है μ1 μ2 σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर रो, है ना। तो μ1 तो पता ही है 0, μ2 -1 σ1 स्क्वायर 1, ठीक है ना, σ2 स्क्वायर 4, रो भी दे रखा है -12 दे रखा है ना। ओके
सो अब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई मोर देन 1 गिवन क्या है 2x माइनस वाई 2x to 1. 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे. तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी मान लो u बोल देते हैं इसको, u इज मोर देन 1 गिवन v इज इक्वल टू 1. तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी u लेस देन इक्वल टू 1 गिवन v इज इक्वल टू 1. अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या 1 माइनस CDF ऑफ u गिवन v, u गिवन v इज इक्वल टू 1. ये सर हो हाँ सर. अब मुझे क्या चाहिए अब, और CDF इज नथिंग बट द फाई. एक्चुअली अब देखना पड़ेगा u का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नहीं तो हम बना लेंगे नॉर्मली तो है, तो u को हम फाई में कन्वर्ट कर लेंगे. इससे ये बनाने से अच्छा है कि हम फाई में यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे. अब क्या करोगे देखो यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी u में से e ऑफ u घटा देंगे और जो भी u का स्टैंडर्ड डेविएशन है वही चीज 1 माइनस EU अपॉन u का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन v इज इक्वल टू 1 ऐसे ही रहेगा. तो ये फाई में आ जाएगा, फाई समथिंग यही आंसर आ जाएगा इस तरह से कुछ. ओके सो लेट मी चेक, जस्ट मैं ऐसे ही कर रहा था अभी. सो अभी चेक करते हैं, यहाँ तक रखते हैं, आगे मैं करता हूँ क्या आएगा. ओके सो लेट अस चेक. सो अब हमें क्या जरूरत है, मैंने कहा कि u ले लेते हैं हम लोग x प्लस वाई को. जैसे कि आप लोग बता रहे हो नॉर्मल मीन हो जाएगा, तो x का मीन y का मीन, तो 0 और -1 तो -1. वेरिएंस तो रो से पहले कोवेरिएंस निकाल लो अगर चाहो तो. कोवेरिएंस कितना आ जाता है, इसने निकाला है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ना, -1. सर -1 है. ओके तो अभी क्या है कि वेरिएंस निकालोगे तो 1 प्लस x का वेरिएंस कितना था 1 प्लस 4 5 एंड 5 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस ना, 5 माइनस 2 कितना 3. समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. e ऑफ x प्लस वाई भाई होता है ex प्लस ey, लेकिन वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y थोड़ी होता है. ये कब होगा, जब तुम्हें बता रखा हो इंडिपेंडेंट है. बता रखा है क्या इंडिपेंडेंट है, नहीं. तो यहाँ 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x y, इन जनरल फॉर्मूला ये है, इसको पुट कर लो. अब तो ये अप्लाई करो, ये आएगा. ये सही लिखा हूं मैं, एक बार चेक कर लो. सर आंसर क्या 5 of 2/3 है? अब आंसर मुझे भी नहीं पता है, अब देखेंगे तुम्हारा क्या आ रहा है. 2/3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको ब्रेक कर सकते हो तुम. 5 तुम वो करो लाइक यू कैन सी ये नेगेटिव में लिखा हुआ है, जबकि तुम्हें पता है कि ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है. तो ये बोल रहा है 5 दिस, सो इधर माइनस कोई नंबर है मान लो -1 राइट, तो ये इसकी बात कर रहा है. तो ये वही होगा जो हाफ से ज्यादा होगा, सिमेट्रिक होता है. तो मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था. तो मैं अभी करता हूँ, देखो क्या आता है. तो ऑप्शन में नहीं तुम जो बोल रहे हो, चेक करो दोबारा. सो ये करेक्ट है, कैलकुलेशन देख लेना बस. v 2x माइनस वाई, so this will also be normal with mean. कितना आएगा मीन 1 और वेरिएंस 12. हाँ अच्छा चेक कर लो. 4 प्लस 1 5 एंड 5 प्लस सॉरी 2 2 जा 4 एंड 4 into 1 4 एंड 1 प्लस 4 4 प्लस 4 8 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस 6 ही आ रहा है. 12 कैसे हो गया, चेक करो कितना आएगा. 2x भी तो है ना सर, तो 2 भी इन 2 में आएगा ना. हाँ वहां पे भी 2 आएगा एग्जैक्टली. सो 2ab, सो 2 into ना -2 b तुम्हारा -1 है तो माइनस कर देगा ना. कितना आ रहा है फाइनली 12. सब जब मुझे करके देखना पड़ेगा. सर को वेरिएंस भी तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा. ओके एक मिनट, जैसे हमें चाहिए अभी वेरिएंस ऑफ 2x माइनस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा एक्चुअली 4 टाइम वेरिएंस x जो कि 1 है, प्लस 1 टाइम वेरिएंस y जो कि 4 है ना, प्लस 2ab, तो a is 2 b is -1 ये था ना, एंड कोवेरिएंस बिटवीन x y. ओके फाइन,
ये यूज किया तुमने ना, ठीक है, 4 से 8 से 12, या सो करेक्ट। सो यहाँ से ये आ गया। अब आपको u भी मिल गया, देखो अब x y को भूल जाओ, अब u v पे काम करो। सो u you have -1 3 and v you have 1,12। अब मुझे ये बताओ कोवेरिएंस बिटवीन u v, तो क्या करोगे? या तो तुम वैसे कर लो, इसको इसको यूज करके फाइंड करो, या यहां से फाइंड करो। टू टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y प्लस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ओके, सो 2 टाइम वेरिएंस ऑफ x कितना था? 1 माइनस वेरिएंस ऑफ y 4, फिर प्लस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई -1 2 टाइम ना, अच्छा वो तुमने कर दिया, 2 हटा दी, वही बात है, बाद में माइनस होगा, है ना, एंड x y 2x x y, so you are saying what, this is -1 covariance between x y, तो प्लस कोवेरिएंस एक्स वाई। यस, हाँ ये ना, क्योंकि यहाँ तुम क्या होगा, x ये लिए तो वेरिएंस आया, ये और ये लिए तुम्हारा ये y का वेरिएंस आया, जब x को y के साथ लिए तो माइनस कोवेरिएंस x y आएगा, और y को 2x साथ लिए तो प्लस में 2 टाइम, 2 में से एक गया तो ठीक है। सो बाकी लोग चेक कर लो एक बार जैसे। फिर ये स्टेप कैसे किया एक बार समझाइए। अलग अलग, जैसे इसको आप खोलेंगे ना तो ये ऐसा होता है, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड 2x प्लस कोवेरिएंस बिटवीन x एंड -y प्लस कोवेरिएंस बिटवीन y एंड 2x, कोवेरिएंस बिटवीन y एंड -y। अब इसको खोलो आप, सो 2 बाहर निकालो, को डायरेक्टली कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेफिनेशन से आप करके देख सकते हो, डेफिनेशन लगा सकते हो कोवेरिएंस वाला, वो EXY माइनस EXY वाला भी वैसे भी हो जाएगा, या ऐसे 2 टाइम ये आ जाएगा कोवेरिएंस XX, XX कोवेरिएंस का मतलब वेरिएंस x, सिग्मा 1 स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा, इसको लिखोगे तो माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है, एंड फिर यहाँ ये एक माइनस बाहर कर लो उसका, और इसका 2 बाहर कर लो, तो 2 टाइम -1 टाइम तो प्लस कोवेरिएंस बिटवीन x y, है ना, तो ये हमारे पास था 2 × 1 -4 -1, चेक कर लो एक बार, ये बोल रहा हूँ, -3, यस सर। ओके, तो ये आपका आ गया। तो अभी क्या आया, u का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर लिया, v का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर लिया, और uv के बीच का कोवेरिएंस आ गया, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आ जाएगा ना। सो अगर मैं रो uv की बात करूं, सो -3 अपॉन उसका √3 √12, सो -3 अपॉन 6, सो -1/2 इसका भी आ गया। ओके, अब आपको क्या चाहिए, अब हम आते हैं अपने उस पे क्वेश्चन पे। सो हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अच्छा अगर तुमसे मैं ऐसे ही पूछ लूं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u गिवन v, नॉर्मल, अब इसका मीन निकालेगा, ये ना u गिवन v प्रोबेबिलिटी पूछा था ना, सो व्हाट इज मीन ऑफ u गिवन v, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ u गिवन v, ये कैलकुलेट करो। और v तुम्हें दे रखा, हमें क्या दे रखा, 1 ना, म्यू ऑफ u प्लस रो टाइम सिग्मा ऑफ u सिग्मा ऑफ v माइनस म्यू ऑफ v, यही ना। तो v को तुम्हें क्या रखना है, v इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना क्वेश्चन में, v इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो v को 1 रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस v इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा
और इसका वेरिएंस होगा 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर यू। ये नॉर्मल हो गया। सो कोई बताओ मुझे क्या आंसर आया यहाँ। u गिवन v इज इक्वल टू 1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया? हमने u v के बारे में लिख लो, पहले u v के बारे में लिख लो, फिर उससे कैलकुलेट करो। सर आपने रो क्या निकाला? रो ये माइनस हाफ, ये u v का कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोवेरिएंस ऑफ u v अपॉन वेरिएंस ऑफ u का रूट, वेरिएंस ऑफ v का रूट। -1,9/4 आएगा सर। बाकी लोग वेरीफाई करो, क्या तुम्हारा भी यही आ रहा है? सो म्यू ऑफ u था -1, सो -1 एंड रो है -12 सिग्मा u √3 सिग्मा v √12 है ना, इस तरह से v है 1 माइनस म्यू v 0। अच्छा 0 हो गया। हाँ तो ये तो वही आ गया जो म्यू u था, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये u का मीन कितना था? -1, तो -1 आ गया, फाइन। अब ये 1 माइनस रो स्क्वायर, तो रो तो यहीं पे है, सो 1 माइनस रो स्क्वायर 1/2, तो 1 माइनस 3/4, 3/4 इंटू u का वेरिएंस, 3/4 इंटू u का वेरिएंस 3, 9/4, या इट्स करेक्ट। सो वेरीफाई कर लिया हमने। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा ये वो फाइनल यहाँ तक पहुंचना था एक्चुअली। कंडीशनल में u का रेंज क्या होगा? हाँ कंडीशनल में ये u का रेंज क्या होगा? होल रियल नंबर होगा क्या? u कहाँ, u एनी रियल नंबर। तो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल में सपोर्ट क्या होता है? तो वही u का सपोर्ट है। सो अब क्या है कि हमें अब चाहिए था प्रोबेबिलिटी u क्या था, मोर देन 1 गिवन v इज इक्वल टू 1, यही था। तो हमने u गिवन v का तो निकाला है डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको तुम नया नाम दे सकते हो, मान लो तो इसका नाम मैं चलो w रख देता हूँ सपोज। सो दिस इज w। तो ये इनडायरेक्टली तुमसे पूछना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी w मोर देन 1, ऐसा समझ लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीज है कि ये v इज इक्वल टू 1 है ना, तो u गिवन v हमने निकाला। सो u गिवन v एंड दैट इज मोर देन, तो मैं w मान लो, इसको मैं रीनेम किया w से। सो दे आर आस्किंग दिस, एंड क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी w माइनस, व्हाट इज मीन ऑफ w? -1। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ w? 3/2। सो सेम थिंग यू विल डू हियर, 1 माइनस -1, सेम थिंग बोथ साइड। तो प्रोबेबिलिटी इसको लिख दो z, क्योंकि w इज नॉर्मल, तो z इज मोर देन व्हाट? by 1/3। 4/3। सो इसको क्या लिख सकते हो? अब तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल का जरा रूल यूज करो, ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये बोल रहा है 4/3 से ज्यादा है, तो ये उतना ही होता है जितना -4/3 से कम होता है, क्योंकि 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज सेम एज z लेस देन -4/3। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऑप्शन देख के। सो 5 ऑफ -4/3, ये चाहता था इसको 1 - 5 4/3 लिख सकता था। अब तुम ये फॉर्मूला भी जानते हो, वैसे भी ठीक है, इसको ये लिखते हैं ना, आप लोग जानते हो ना, 5 ऑफ -k इज सेम एज 1 - 5 ऑफ k। यहाँ k कोई भी रियल नंबर हो चलेगा। ठीक है, तो ये आता 1 - z लेस देन इक्वल टू 4/3 करते, तो 1 - 5 4/3, तो 5 - 4/3।
सो ये मेनली कंडीशनल तक पहुंचना था, कंडीशनल क्वेश्चन। तो दिस वाला हिंदी क्वेश्चन हो गया ना कि लाइक फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड x plus y डिस्ट्रीब्यूशन 2x minus y, देन इसका आपको निकालना पड़ता है यहाँ से u v आपने निकाल लिया पहले, सो x plus y u था, v 2x minus y, उसके बाद देन आपको उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने की जरूरत पड़ेगी या कोवेरिएंस, एंड उसके बाद फिर u गिवन v का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन में बता दिया कि x गिवन y का मीन और वेरिएंस जो है वो यहाँ पे जरूरत पड़ी है, तो वो आ गया। अब उससे हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया क्योंकि नॉर्मल ही है, सो नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिस्की क्वेश्चन है ये, इतना टाइम लाके करेंगे फिर ऊपर से जरा सा ऊपर नीचे हो गया तो आंसर ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली तो एग्जाम में करना क्या होता है ना, इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं करने की करके ही आने, आपको पहले वो करना जो कम टाइम में हो रहे हैं। तो एग्जाम में से क्या होता है, जरूर ना एक बार शुरू किया तुमने 60 तक जा रहे हो, एक बार जैसे तुम पहली बार ये डिसाइड कर लो कि वो क्वेश्चन जिसमें 1 मिनट ज्यादा लगेगा वो नहीं करेंगे, तो तुम देखो तुम्हें लग रहा है अभी फटाक से हो जाएगा, करो ना, स्किप करो, आगे बढ़ो। एक राउंड में 1 से 60 तक पहुंच गए, तुम वापस आओ, फिर शुरू करो ऐसे, या तुम्हें जो तुम्हारा फेवरेट कोर्स है ना उसमें ऐसा कर सकते हो तुम, ऐसे करके, है ना। वैसे तुम करोगे तो फिर तो कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन तुमसे 20 मिनट ले लिया, अब तुम 50 तक पहुंचोगे, टाइम खत्म, तो तुमने 50 से 60 वाले क्वेश्चन ही नहीं देखे तुमने कि वो क्या था, क्या पता आसान था। इसलिए एक बार पहले पूरा पेपर तो देख लो कम से कम, कि जो आसान है वो तो ना छूटे कम से कम ना। इसलिए पहले अगर पेपर देख लो पूरा कि ओके, जो भी तुम्हें लग रहा है कि यूं ही बहुत है ना 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, उसको पहले कर लो, फिर जो टाइम टेकिंग उसको बाद में सेकंड राउंड में करो। इस तरह से सेकंड राउंड थर्ड राउंड में ना तुम लीव उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो, फिर बाद में उस पर आओ वापस। और उसमें ढूंढना पड़ेगा वहां जैम में, तो अभी हम लोग वो देखो, कभी हम लोग टेस्ट सीरीज करें उसमें देखो कि तुम सीधा क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करोगे सीधा वहां पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं कि तुम्हें वापस से पीडीएफ टाइप का होता है वहां पे स्क्रीन में। ऐसे तुम लोग ऑनलाइन एग्जाम जिन लोगों दिए होंगे आइडिया होगा। क्या अभी आएगा मॉक, वो आएगा ना जैम के वेबसाइट पे आएगा मॉक टेस्ट, उनके वेबसाइट पे दे सकते हो पैसा। ओके एनीवे, तो एक क्वेश्चन तो ये मिला, तो चलो इसमें एक रिवीजन हो गया जो हमने पढ़ाया उसका पूरा, और देखते हैं। सो नॉर्मल, एक्चुअली ये लास्ट टाइम यही तो मुझे लगता है ऐड हुआ है, पहले इस पे क्वेश्चन आए नहीं है, तो बाइवेरिएट नॉर्मल मिलेगा नहीं। ये गेट का है, इसको छोड़ दिया ना, ये तो वैसे भी हमारा है। मार्क्स दिस कोरिलेशन, मतलब एक दो रैंडम वेरिएबल है ना, सो इसका मीन वेरिएंस दे दिया, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा ना, कोरिलेशन दे दिया। तो एस्टिमेट द एवरेज फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर ऑफ स्टूडेंट हु वर above average of the half yearly examination is। क्या पूछना जा रहा है, अगर तुम करना चाहो तो ये गेट का है, तुम ट्राई कर सकते हो करना चाहो तो। सो ये x है, ये y है, दो रैंडम वेरिएबल ले लो, हाफ ईयरली मार्क्स x है और फाइनल मार्क्स y है, एंड estimate the average final marks score of the who were above average on the half yearly examination। above average, तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज मीन ना। सो आई थिंक प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा तुमसे, क्या प्रोबेबिलिटी है, estimate the average final examination score, estimate करना, सॉरी, so what is the average final score, not probability, average final score of students who were average, given है कि जो who were above average on the half yearly examination। estimate of the average मतलब वो मीन पूछना जा रहा है शायद ना, so like y given x more than कितना, इस तरह से कुछ।
फाइनल एग्जाम का ना, फाइनल स्टूडेंट होवर एवरेज हाफ greater than सर 60 इसमें लार्ज क्लास का दे रखा है और पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो मतलब लार्ज क्लास एक सैंपल हो गया, लार्ज सैंपल, और स्टूडेंट होगा टोटल स्टूडेंट, तब उस सेंस में कुछ लेके देखिए, तब CLT से कर दें। नहीं इसमें एक्चुअली CLT क्या लगा, estimate the average final examination score, देवर द मीन लगा। CLT पे मत जाओ क्योंकि CLT में जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ये निकालना एक्सपेक्टेशन ऑफ y given x more than 60, ऐसा कुछ, who were above average on the half yearly examination, तो ये चीज है, तो ये तुम ट्राई कर सकते हो, जैसे अभी हमने वो किया था, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो y given x का, लेकिन y given x more than 60 कर दिया ना, और रेंज कर दिया x का, गिवन कुछ कांस्टेंट नहीं है। हाँ, तो अगर डायरेक्टली कुछ इक्वल टू होता तो बहुत इजी था कि y given x निकालो और उसके x की वैल्यू एग्जैक्टली पुट कर दो, तो ये चीज है, ये थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बट जैम लेवल पे इतना इस तरह नहीं होगा, ये गेट में है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, यहाँ पे तुमने जो टर्म यूज किया है उसी पे होगा, सो और नहीं होगा क्योंकि पहले आता नहीं, लास्ट ईयर सिलेबस रिवाइज हुआ था 22 में, तो इसीलिए ये फिर सब इसके लिए क्या करना होगा, वो कंडीशनल पीडीएफ पे इंटीग्रेट करना होगा क्या? हाँ, वाई टाइम कंडीशनल पीडीएफ, एंड पहले तुम्हें x गिवन 60 के लिए निकालना पड़ेगा, क्या होगा पीडीएफ, जॉइंट पीडीएफ निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले तुम्हें, जब मोर देन 60 है, पीडीएफ ऑफ y गिवन x मोर देन 60, वहाँ पे तो सर कुछ पीडीएफ वगैरह दिया ही हुआ नहीं है, तो कैसे निकले? बता रखा ना बाई वेरिएट नॉर्मल है, अच्छा yes, उसे वैसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो इस लेवल का है, तो ये देखो, ये ट्राई करो, ये किसका है, गेट का ही है, क्या बोलना चाह रहा है, देखो हमारे लेवल का होगा हम करेंगे, जो जैम लेवल का होगा करेंगे, तो गेट क्या है ना, गेट एमएससी लेवल का एग्जाम है, तो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लेवल का वो करो, तो ये ट्राई कर सकते हैं कि एक्स वाई आर टू रैंडम वेरिएबल सच दैट ax plus y इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल फॉर ऑल a। एक्चुअली पता है ये जो लाइन लिखा है ना, ये मतलब पता है इफ एंड ओनली इफ ट्रू नहीं है, ये जो लाइन लिखा है ना, इसका क्या मतलब है कि ax plus y नॉर्मल है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है एक्स वाई क्या है, बाई वेरिएट नॉर्मल है। ओके, तो मैं एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ, ये भी डेफिनेशन है सर ये कैसे कंक्लूड करा आपने? ये समझ हाँ, नहीं आया। क्योंकि मुझे ये पता है, क्योंकि मैंने तुम्हें लिखा है नहीं, मैंने डायरेक्टली पीडीएफ से स्टार्ट किया है, सो एक और डेफिनेशन है बाई वेरिएट नॉर्मल का, मैं जो थ्योरम उसमें डिस्कस कर रहा था ना, उसका इससे एक रिलेशन है, वो ये कहता है कि उसका कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है उस थ्योरम का, और इसीलिए ये रिजल्ट आता है, देखो, तो ये थ्योरम डेफिनेशन के तौर पे यूज कर सकते हो या एज अ थ्योरम यूज कर सकते हो, सो ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, हाँ लिखो, सो इसमें ये है कि लाइक टू रैंडम वेरिएबल x and y, these are said to have bivariate normal, bivariate टाइम भी हो गया नेक्स्ट बैच का भी ना, अच्छा, bivariate normal और jointly normal है ना, jointly normal, ये टू वेरिएबल नॉर्मल, इस तरह से if and only if, डेफिनेशन हमेशा if and only if होता है, ax plus by has normal distribution for all a belongs to r and b belongs to r, इसलिए मैं तुमसे उसमें पूछ रहा था क्या वो थ्योरम इफ एंड ओनली इफ ट्रू होगा, तो आंसर इज नो, इन जनरल नहीं है, मतलब इन जनरल सेंस कि बाई वेरिएट नॉर्मल के लिए होगा, सर एक्स का कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पर अलग अलग, मतलब ax plus by नॉर्मल है, सर एक्स और वाई का अलग अलग नहीं बोल सकते, क्या फॉलो कर रहा है? नहीं एक्स वाई आ जाएगा ना, फिर नॉर्मल आ जाएगा यहाँ पे, सर बाइवेरिएट होगा तो फिर मार्जिनल भी नॉर्मल उस नॉर्मल होगा फिर। हम्म,
अच्छा उसका ना एक बार देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, मतलब ये डेफिनेशन है बाइवेरिएट नॉर्मल का जो वहाँ पे यूज किया इन्होंने ना, सो लाइक दे हैव यूज्ड इट। उसमें किसी एक साइड से प्रॉब्लम होगी, मैं थ्योरम लिख रहा था उसमें किसी एक साइड से प्रॉब्लम होगा। एनीवे ये डेफिनेशन है तुम्हारा, अभी के लिए ये तुम याद रख सकते हो कि दिस इज नॉर्मल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। तो हम बोलेंगे कि वो बाइवेरिएट नॉर्मल है, फॉलो करेगा। और ऐसे भी एक्स वाई दो नॉर्मल है ना, तो उसका ज्वाइंट बाइवेरिएट नॉर्मल ही होगा। तो पिछले कंफ्यूजन आ रही थी ना कि ax प्लस बी वाई अगर नॉर्मल है तो क्या x भी नॉर्मल होगा x और y। तो सर अगर ax प्लस बी वाई नॉर्मल है हमेशा तो सर बाइवेरिएट बना देगा x और y। और सर x और y बाइवेरिएट होगा तो x और y नॉर्मल ही होगा फिर। तो ये वही लाइन तुमने यहाँ लिख दिया इसका मतलब नहीं। एक मिनट चेक, दोबारा चेक कर लो क्या लिखा था, यही चलूंगा ना? नहीं, ऊपर आ होगा। कितना दूर लिख दिया हमने। अरे चला गया, देखो किस पेज पे था वो थ्योरम। यही था ना, इसकी बात कर रहे थे हम। जी सर। हाँ तो जैसे अभी पर देखते हैं क्या इफ एंड ओनली लिख सकते हैं कि नहीं। एक्स वाई नॉर्मल है तो उसका जो ज्वाइंट होगा वो क्या होगा, बाइवेरिएट नॉर्मल। जैसे मैं इधर से सोच रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट, तो एक्स वाई नॉर्मल है तो उसका जो ज्वाइंट है वो बाइवेरिएट नॉर्मल होगा, राइट। और अगर एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल है तो ए एक्स प्लस बी वाई क्या होगा, नॉर्मल होगा, राइट। और अभी जो हमने डेफिनेशन लिखा उसमें ये बोला है कि ए एक्स प्लस बी वाई हर ए बी के लिए नॉर्मल है, तो एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल है, यही ना। ठीक है, जैसे माधव भी कह रहा था और लोग भी कह रहे थे, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है हम इसको इफ एंड ओनली कर देते हैं। सर हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। हाँ इंडिपेंडेंट के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे ना, एग्जैक्टली है, नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी है, बट ये है कि हो जाएगा। ओके ठीक है, एक्स वाई नॉर्मल है तो उसका ज्वाइंट भी नॉर्मल हो गया। और डेफिनेशन जो मैंने लिखा वो ये कहा है कि अगर ये वाला नॉर्मल हो गया तो बाइवेरिएट नॉर्मल है, तो दिस विल आल्सो बी नॉर्मल, है ना। अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि वो बाइवेरिएट नॉर्मल है, डेफिनेशन लिखा मैंने। और बाइवेरिएट नॉर्मल है तो हम जानते हैं कि जो मार्जिनल होंगे वो नॉर्मल होंगे। यही बोलना चाह रहे थे ना अभी तुम, जो बोल रहा था। यस सर। हाँ ठीक है, ओके, तो ये भी कंक्लूजन हो गया, ठीक है। एनीवे तो बाइवेरिएट नॉर्मल इतना ही है, जैम के लेवल पे इतना ही है, बाकी तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज हमने किया है बाइवेरिएट नॉर्मल, बाइवेरिएट नॉर्मल, और नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे मल्टीनोमियल। बाइनोमियल का अगला सही, बाइवेरिएट नॉर्मल था, नॉर्मल का नेक्स्ट जनरलाइजेशन था, और ये मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल बाइनोमियल का जनरलाइजेशन होगा, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मल्टीनोमियल, ठीक है। ओके तो इसी को रिवाइज करना, इसी पे क्वेश्चन जो भी आएगा इसी पे आएगा। प्रॉब्लम के लिए तुम ऑनलाइन कुछ वो देख लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, तुम डालोगे प्रॉब्लम्स ऑन बाइवेरिएट नॉर्मल, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ट्राई करके सर देखो। जैम में अब तक एक ही क्वेश्चन आया बाइवेरिएट से? हाँ क्योंकि लास्ट टाइम ये ऐड हुआ है, पिछले साल 22 में सिलेबस चेंज हुआ था, 22 के जैम एग्जाम के लिए सिलेबस चेंज हुआ था, तो इसीलिए अब तक एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि पहले सिलेबस कम था, पिछले साल क्वेश्चन इन्होंने सिलेबस बहुत बढ़ा दिए, तुम देखोगे तो पहले एक पेज में सिलेबस था बस, अब 2 पेज में सिलेबस है ना, 2 चीजें। ठीक है चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेकंड बैच का टाइम हो गया है ना। ठीक है चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। आनंद क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया?
सर बोले डिनर कब करते हैं? डिनर 11 के बाद। ओके सर। चलो bye।